हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत के समक्ष जो गंभीर समस्याएं थीं, उन समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने कौन सा तरीका अपनाया। कोई भी राष्ट्र जब अपने विकास की प्रक्रिया का निर्धारण करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि वो विकास की किस प्रक्रिया को अपनाए जिससे अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर सके और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी हैसियत बढ़ा सके। किसी भी राष्ट्र के लिए यह ज़रूरी है कि विकास संबंधी ऐसी परियोजनाओं को लागू करे जो जनहित में हो और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दे सके। विकास की इसी सुनिश्चित प्रक्रिया को अपनाने के लिए राष्ट्र नियोजित विकास अर्थात प्लान्ड डेवलपमेंट द्वारा अपने लक्ष्य को सामने रखता है। यह लक्ष्य क्या हो, इस संबंध में कहा जा सकता है कि विकास का पैमाना ऐसा हो जिसमें नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो और अपने मूल तथा आत्मसम्मान के प्रति चेतना के साथ साथ उसे स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, और यह सब नियोजित विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः नियोजित विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक समाज सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत प्रक्रिया के विशिष्ट संयोजन से बेहतर जीवन का साधन प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नियोजन क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। जब किसी सुनिश्चित विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा लंबे समय तथा सुविचारित तरीके से आर्थिक निर्णयों का समन्वयन और राष्ट्र के मुख्य आर्थिक परिवर्तनों जैसे आय, इनकम, उपभोग, रोजगार, निवेश, आयात, निर्यात, बाजार दर इत्यादि को प्रभावित करने और निर्देशित करने को ही आर्थिक नियोजन के नाम से जाना जाता है। किसी भी विकास की प्रक्रिया के निर्धारण में वहाँ के सरकार के राजनीतिक निर्णय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सरकारें विकास की प्रक्रिया को तय करने में इस बात का ध्यान रखती हैं कि उसके निर्णय का प्रतिकूल असर जनता पर न पड़े और राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल ही निर्णय हो। साथ ही यह बात भी सबसे महत्वपूर्ण होती है कि प्रक्रिया पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर न डाले। आज़ादी के बाद भारत के समक्ष भी यही सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत जैसे गरीब देश जहां पूंजी और संसाधन दोनों की भारी कमी है, विकास के किस प्रतिमान को अपनाए। एक तरफ पश्चिमी मॉडल था और दूसरी तरफ साम्यवादी मॉडल। भारत ये चाहता था कि कोई भी निर्णय लेने से पहले काफ़ी सोच विचार कर जनता की ज़रूरतों को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाए और इसमें जनता के विचारों की भी भागीदारी हो। स्वतंत्र भारत के विकास में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों ही समाहित हो। परंतु प्रश्न ये था कि सबकी अपनी अपनी राय थी। कुछ लोग जो वामपंथी विचारधारा के पक्षकर थे, उनका मानना था कि साम्यवादी मॉडल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वे गरीबी और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी ज़्यादा करते थे। वहीं दक्षिणपंथी जो थे वो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। परंतु भारत में जो परिस्थितियां थीं और भारत की जो स्थिति थी, उस हिसाब से भारत के अधिकांश लोग विकास के समाजवादी मॉडल से ही ज़्यादा प्रभावित थे और समाजवादी मॉडल का ही ज़्यादा समर्थन करते थे, जिसमें पंडित नेहरू भी प्रमुख थे और समाजवादी मॉडल को ही भारत के लिए ज़्यादा उपयुक्त भी मानते थे। इन्हीं तमाम समस्याओं के निवारण के लिए और विकास के प्रतिमान को सुनिश्चित करने के लिए 15 मार्च 1950 को भारत में एक संस्था स्थापित की गई, जिसे प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग मुख्यतः एक सलाहकार की भूमिका निभाएगा
और इसकी सिफारिशें तभी लागू होंगी जब मंत्रिमंडल द्वारा उसे मंजूरी मिल जाएगी। आयोग के लिए प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नागरिकों की जो ज़रूरतें हैं उस हिसाब से जो उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्वों में जिन निर्देशों का उल्लेख है उस आधार पर राज्य एक ऐसी सामाजिक संरचना को बनाते हुए लोगों की भलाई का प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावनाओं से ओतप्रोत हो। आयोग के अंतर्गत अर्थशास्त्र, कृषि, उद्योग, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, परिवार नियोजन, प्रशासन संबंधी विषयों का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों को भी शामिल कर इसका गठन किया गया। आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा एक उपाध्यक्ष होता है जो प्रतिदिन का कार्य देखता है। केंद्रीय वित्त मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा 8 और सदस्य होते हैं जिनके बीच योजना संबंधी कार्यों का वितरण कर दिया जाता है। यह आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था है। आपको बता दें कि एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर एक नई संस्था स्थापित की गई है जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। भारत आज़ादी के साथ गरीबी, बेरोजगारी, अल्प रोजगार, अशिक्षा, गतिहीन कृषि, उद्योगों के अल्प विकास तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना जैसी समस्याओं को लेकर आज़ाद हुआ और इनके समाधान के लिए बृहत नियोजन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उस समय की आर्थिक विचारधारा पर सोवियत मॉडल का विशेष प्रभाव था। आयोजन के शिल्पकार स्वयं पंडित नेहरू भी समाजवाद और सोवियत व्यवस्था से प्रभावित थे। यहाँ सोवियत संघ के नियोजन को पूंजीवादी, लोकतांत्रिक, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक मूल्यों के साथ समायोजित कर आर्थिक और सामाजिक विकास का प्रयास किया गया। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक कार्यक्रम समिति ने 25 जनवरी 1948 को एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन अर्थात योजना आयोग की स्थापना की गई। आपको बता दें कि 1938 में ही कांग्रेस ने पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक नेशनल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की स्थापना की जिसे भारत के लिए राष्ट्रीय योजना बनानी थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह कमेटी समय पर अपनी सिफारिशें नहीं दे पाया और 1948 में समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन जारी किया गया। इस बीच 1944 में भारत के 8 अग्रणी उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास की योजना तैयार की जिसमें 15 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के व्यय के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य था। ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नामक इस योजना को ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत में नियोजन की प्रक्रिया को विकेंद्रित बनाया गया है जिसमें केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण अर्थात सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी देश की विभिन्न इकाइयों से विचार विमर्श के पश्चात ही योजनाओं को बनाता है जिसमें तमाम राज्यों की योजनाएं भी सम्मिलित की जाती हैं। योजना आयोग ने सोवियत संघ की भांति भारत के विकास के लिए भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना और इसी आधार पर भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक निर्धारित की गई। तमाम पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई हैं और इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे करेंगे। भारत के विकास के लिए जो रणनीति अपनाई गई उस पर कई विवाद भी उठे, जैसे कृषि बनाम उद्योग, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर।
कृषि बनाम उद्योग के संबंध में कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया जाए, जैसा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी देखने को मिला। परंतु चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं का मानना था कि नियोजन से जहां शहरी और औद्योगिक तबके वाले लोग ज़्यादा समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तीव्र किए बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। एक दूसरा विवाद था निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र का, अर्थात पूंजीवादी मॉडल को अपनाया जाए। भारत ने दोनों में से किसी को भी पूर्णतः नहीं अपनाया, अर्थात भारत ने ना तो पूर्णतः पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और न ही पूर्णतः साम्यवादी मॉडल को अपनाया, बल्कि भारत द्वारा बीच का रास्ता चुना गया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। पूंजीवाद और समाजवाद का मिला जुला रूप इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है, अर्थात दोनों की अच्छाइयों को इसमें समाहित किया गया। यद्यपि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व के तमाम देश बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए विवश हो गए, जिसमें भारत भी शामिल था। यानी खुले बाजार जो पूंजीवादी मॉडल का स्वरूप था, इसे ही तमाम राष्ट्रों द्वारा अपना लिया गया है। भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाना भारत के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ और भारत अपने विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में काफ़ी सफल भी रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार रहा है कृषि, और कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए भूमि सुधार सबसे आवश्यक था और इसके लिए गंभीर प्रयास भी किए गए। आज़ादी के पहले से कृषक जमींदार संबंधों को लेकर असंतोष का जो वातावरण विद्यमान था, उसमें सुधार ज़रूरी था और इसे देख करके इसमें सुधार भी किया गया। कृषि में सामंतवादी प्रथा किसानों के लिए अभिशाप था, क्योंकि कृषि की उपज का एक बड़ा भाग सामंत लगान के रूप में वसूल करते थे। समाजवादियों ने इसे पूर्णतः समाप्त करने पर जोर दिया। यद्यपि पूंजीवादी विचारक कृषि के विकास के लिए भूमि सुधार को जरूरी नहीं मानते थे, परंतु भारत ने भूमि सुधार को समाजवादी विचारधारा के अनुकूल लागू किया। बाद में दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने की बात स्वीकार की गई, क्योंकि पूंजीवादी भले ही भूमि सुधार जरूरी नहीं मानते थे, परंतु उन्नत तकनीक के इस्तेमाल के वे पक्षधर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार के जो उपाय किए गए, उनमें प्रमुख थे बिचौलियों की समाप्ति, लगान को नियमित करना, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना, भूमि रिकॉर्ड जारी करना और चकबंदी प्रथा लागू करना। यद्यपि भूमि सुधार के प्रयास संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं और यदि हम देखें तो कृषि विकास के क्षेत्र में भारत आज भी पिछड़ा हुआ है, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हरित क्रांति के बाद, अर्थात हरित क्रांति को अपनाए जाने के बाद भारत कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ा है और बहुत सी फसलों के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं, बल्कि हम निर्यात भी करते हैं। आगे हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर लें कि योजना आयोग को समाप्त कर जो नीति आयोग नामक संस्था बनाई गई है, वो क्या है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग में एक अध्यक्ष जो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होंगे, इसके अलावा एक उपाध्यक्ष, 2 पूर्णकालीन सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालयों, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के शोध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधिकतम 4 सदस्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO तथा आवश्यकता अनुसार सचिवालय होगा। इसके अलावा एक शासी परिषद
यानी गवर्निंग बॉडी होगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल सदस्य होंगे। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल किया गया है, जिसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च के नाम से जाना जाता था। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा, इस संदर्भ में कहा गया है कि नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें यह परिलक्षित हो कि मजबूत राज्य से ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। ग्रामीण स्तर पर योजना तैयार करेगा, जिसे सरकारी स्तर पर लागू किया जाएगा। समाज के उस वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाएगा जिसे सरकारी नीतियों का लाभ नहीं मिल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे को आर्थिक रणनीति और नीति में शामिल करेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगढ़िया। वर्तमान में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और पूर्णकालीन सदस्यों में श्री वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बी.के. पाल प्रमुख हैं। पदेन सदस्य में श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों में श्री नितिन गडकरी, श्री थावर चंद्र गहलोत, श्री पीयूष गोयल और श्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO श्री अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग का बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्रियों के 3 समूह बनाए गए हैं। पहला है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, दूसरा है कौशल विकास और तीसरा है स्वच्छ भारत मिशन।